हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। लड़ जा रही। तो मेरे भाई, हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 6, जिनका नाम है खनिज ऊर्जा या शक्ति संसाधन। इसका पार्ट 1 हमने कल प्रकाशित किया था, जिनमें हमने बताया था आपको कि ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं कोयला, उनके बारे में, कि हमारे भारत में ऊर्जा के सबसे प्रमुख स्रोत में अगर देखा जाए तो कोयला है। इसका भंडारण में हमने बात किया था, तो लगभग 293 कितना है देखिए तो 293.54 लगभग अरब टन है। किताब हमें दे दीजिए, ठीक है ना, अरब टन है। और हमारे भारत में सबसे सुंदर बात यह है कि जो गोंडवाना समूह का कोयला है वो 99% है, जिसका प्रमुख क्षेत्र है झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, ये पाई जाती है। और इसका निर्माण 25 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, और इससे हम लोग क्या करते हैं, ताप विद्युत तैयार करते हैं। इसके बारे में हम लोग नहीं, 20 करोड़ वर्ष पहले। और तृतीय युगीन कोयला जो है, जिसका निर्माण जो पूर्वी राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में हुई है, एक जम्मू कश्मीर भी है, जिसका निर्माण 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। चलिए, तो आज हम लोग शेष उसके कुछ भाग रह गए थे, कल वन शॉट नहीं हो पाया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें क्या है, सबसे पहला है हमारी प्राकृतिक गैस। ध्यान देंगे, हम लोग कल पढ़े थे कि हमारी जो पेट्रोलियम है ना, ये भी पाई जाती है किसमें, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान में। तो ठीक पेट्रोलियम के साथ साथ एक गैस पाई जाती है, इसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। ये भी किसमें पाई जाती है, तो अवसादी चट्टान में। आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है मे भी कि पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाई जाती है, या प्राकृतिक गैस किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, अवसादी चट्टान कहे या परतदार कहे, वही का नाम है अवसादी और वही का नाम है परतदार। तो आप लिख सकते हैं, याद रखिएगा, अवसादी या परतदार चट्टान। इनका भंडारण हमारे भारत में कहाँ कहाँ है, तो याद रखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि राज्य में पाई जाती है। इसका एक विशाल भंडार पता चला है अंडमान निकोबार में। इसका विशाल भंडार है, जो भारत की आवश्यकताओं को लगभग 30 वर्षों तक पूरा किया जा सकता है। अच्छा, सौभाग्य की बात हमारे यहाँ इसलिए है कि अंडमान निकोबार में जो प्राकृतिक गैस है, अगर वहाँ पर और नई खोज न हो तब भी कितने वर्षों तक चलेगी, 30 वर्षों तक चलेगी। इसके अलावे मान लीजिए हमारे साथ और हैं, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, और प्राकृतिक गैस का भंडार है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे कोयला के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं, पेट्रोलियम में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, क्योंकि हम जितना खपत करते हैं उतना हमारे देश में अभी उत्पादन भी नहीं होती है। हम लोग दूसरे देश से खरीदते हैं, लेकिन कोयला में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। और ठीक प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, यानी हमारे पास इसका विशाल भंडार है। हाँ, भले उत्पादन हमारे यहाँ भी इसका कम हो रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर है, भंडार हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इसकी उपयोगिता को देखने के बाद 1986 में गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखेंगे गेल का फुल फॉर्म क्या होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसके बाद 1700 करोड़ रुपए से 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन बनाया गया है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है एक बार कि भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन का क्या नाम है, तो याद रखेंगे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा, सबसे लंबी पाइपलाइन क्या नाम है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। यह विश्व का भी सबसे भूमिगत लाइन, यानी कि भारत का ही नहीं, यह विश्व का भी सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। अच्छा, इसको बना करके पूरे देश में लगभग फैलाएगा। चलिए, इसमें ना लगभग 6 उर्वरक कारखाने, हमारे देश की जो 6 बड़ी बड़ी उर्वरक कारखाना है, सबको जोड़ दिया गया। 3 शक्तिगिरी का मतलब होता है जहां से बिजली तैयार की जाती है, उसको जोड़ दिया गया। अर्थात इसके बाद फिर से धीरे धीरे 4300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई गई है। इसके बाद टोटल हमारे भारत में कितना हो गया है, तो 5340 किलोमीटर लंबी हमारे यहाँ पाइपलाइन है। ये जब तक किताब लिखी गई है तब तक की बात है, अपडेट है, तो हमको किताब से ही एग्जाम देना है। तो आप याद रखेंगे, भारत की या विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन हुआ, तो हजीरा विजयपुर गैस पाइपलाइन। ठीक है ना, ये आपसे पूछेगा, याद रखेंगे।
तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि प्राकृतिक गैस, तो यहाँ से दो बातें समझ में आई। एक, पहला तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्राकृतिक गैस किस चट्टानों में पाई जाती है, तो अवसादी या परतदार चट्टानों में। दूसरा हमने पढ़ा कि यहाँ पर 17,000 करोड़ रुपया, सॉरी 1700 करोड़ रुपया से 1700 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन गैस बनाई गई जिसका नाम रखा गया हजीरा विजयपुर गैस पाइपलाइन। चलिए अब आगे चलते हैं, विद्युत ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे हमने शुरू में देखा था, यानी पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मनुष्य जो है ना अपनी प्राकृतिक जो हमारी क्षमता है ना पेशीय ऊर्जा, इसी ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते थे पहले के समय में। धीरे धीरे अपने कार्य को अधिक सुगम बनाने के लिए और अपने आप को आरामदेह लेने के लिए हमने पशु ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया। तब तक तो चल रही थी, पशु से काम चल रहा था, लेकिन सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आलेसेंद्रा वोल्टा। उन्होंने एक सेल खोज किया जिसका नाम था वोल्टीय सेल, यानी उन्हीं के नाम पर हम लोग रखे थे उसका, आलेसेंद्रा वोल्टा था इसलिए उसका नाम रखा गया वोल्टीय सेल। और उससे हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त किए तो इसमें थोड़ी सी परिवर्तन हुई क्योंकि वहाँ पर हम लोग सीमित मात्रा में कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, छोटी छोटी जो उपकरण थी ना अब बैटरी से चलना शुरू हुआ। लेकिन जब माइकल फैराडे ने जब विद्युत मोटर का खोज कर दिया और विद्युत बनने लगी, तो क्या हुआ कि एक असीमित मात्रा में हम लोग विद्युत उत्पन्न किए, जिसके बाद धीरे धीरे हमने बड़े बड़े उपकरणों को उपयोग करना शुरू किए। अर्थात वहीं से हम लोग ना विद्युत ऊर्जा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमने प्राप्त किया। इसके बाद में क्या हुआ कि एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, एडिसन नाम था उनका, उन्होंने विद्युत बल्ब का खोज किया। जैसे विद्युत बल्ब की खोज हुई ना, ऊर्जा के क्षेत्र में ना बहुत क्रांति परिवर्तन हुआ। अब जो रात में लोग सो जाते थे ना, अब सोने की जरूरत नहीं, रात भर दिन, मतलब दिन रात एक कर दिया, क्योंकि इतनी ना बल्बें आने लगी। और अभी तो एलईडी आ गई है तो रात का पता ही नहीं चलता, लगता है कि दिन दिन ही है। चलिए ऐसे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो है ना विद्युत का खोज शुरू हो गया। अब हम लोग उस समय ना कोयला से पहली बार बिजली बनाए। और कोयला से जब हम बिजली बनाए तो उसमें क्या होता था, ताप विद्युत कहलाती थी। उसमें क्या होता है कि कोयला को ना एक मतलब लाया जाता है, फिर उसको पूर्णतः चूर्ण बनाया जाता है, मशीन द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, चूर्ण बना दिया जाता है। आज चूर्ण बना करके जैसे पाउडर होता है ना, जैसे हम लोग लगाते हैं, इतना महीन जो है चूर्ण बनाया जाता है कोयले का। और उसको फिर ले जाया जाता है भट्टी में। उससे जलाने के बाद उस भट्टी के ऊपर ना रहती है वायरल लगी हुई, जैसे देखे होंगे आप कोल्ड स्टोर कहीं गए होंगे और रास्ते में देखे होंगे जैसे पाइप लगी रहती है, ऐसे ऐसे करके कोल्ड स्टोर में ऐसे करके पाइप लगी रहती है, इसी तरह से पाइप लगी रहती है और इसमें जल भरी होती है। इस सब बॉयलर से वो गर्म होता है और उसमें जब भाप बनता है तो कंप्रेशर द्वारा उसको ना भाप को टरबाइन में भेजा जाता है और टरबाइन से बिजली बनती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ताप विद्युत तैयार किए कोयला से। हमारे देश में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल हमको पहले पढ़ना है परमाणु शक्ति के बारे में, समझिएगा। अब परमाणु शक्ति क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत था जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इसी से बिजली तैयार करते थे। कोयला से भारी भारी मशीन को गर्म करते थे, उससे बिजली तैयार करते थे, बड़े बड़े फैक्ट्री में ऐसी होती थी। और इसके अलावे जो जहाँ ताप विद्युत है वहाँ पर बनता था। लेकिन कोयला का भंडार सीमित, आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में चिंता का विषय बन गया कि भाई अगर हम लोग कोयला पर ही निर्भर रहेंगे तो आने वाले समय में तो 20-25 वर्षों में तो कोयला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा कोई भंडार ज़्यादा ज्ञात नहीं है। तो अब एक दूसरी विषय हमने लिया पेट्रोलियम का। चलो पेट्रोलियम से हम लोग उत्पन्न करने लगे, तो पेट्रोलियम तो और हमारे यहाँ कम था, तो और चिंता का विषय बन गया कि कोयला छोड़ करके पेट्रोलियम गए, वो भी बेवफा निकली, बहुत कम है वो। तो ऐसी स्थिति में ना हमने सोचा कि और दूसरा कोई उपाय हो, तो हमने निकाला परमाणु शक्ति। हमारे भारत में ना बहुत सारे, हमारे भारत की दुनिया के देशों में भी बहुत सारे खनिज हैं, जिनमें है यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनियम, ऐसे खनिज और नाम है जिनका नाम है मोनाजाइट, चेरालाइट, जिरकोनियम, ग्रेफाइट। ये सब खनिज से ना अब हम विद्युत तैयार करने की सोचने लगे कि इस परमाणु से ना विद्युत तैयार किया जा सकता है। चलिए अब इसके क्षेत्र में काफी परिवर्तन होना शुरू हुआ। अब हमारे भारत की अगर बात करेंगे तो यूरेनियम की खदान झारखंड सिंहभूम में है, राजस्थान के अरावली में यूरेनियम है, इसके अलावा मोनाजाइट है केरल में, और इसके अलावा ना थोरियम भी पाई जाती है हमारे यहाँ खूब बहुत ज्यादा। केरल के बालू में, याद रखिएगा, थोरियम है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि केरल के जो बालू क्षेत्र है, यानी जहाँ पर बालू बालू है, तो वहां पर कौन सा पाया जाता है वो बालू में परमाणु, तो याद रखिएगा थोरियम। क्या पाया जाता है, थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी हमारे यहाँ मोनाजाइट भी है,
यूरेनियम भी है और थोरियम में है। विश्व का 50% समझिए थोरियम तो हमारे भारत में ही है, वो भी कहाँ, केरला में। तो चिंता की विषय नहीं है, हमारे यहाँ जो परमाणु ऊर्जा है उसका तो बहुत विशाल भंडार है, लेकिन अभी हम लोग उसका उपयोग बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ उपकरण नहीं है। भंडार है लेकिन उसका उपयोग हमारे यहाँ करने के लिए उपकरण नहीं है। अब कोयला रख दिए, आपको कहेंगे बिजली बना लीजिए तो हो जाएगा, इसके लिए जो संयंत्र है वो होनी चाहिए ना। तो ठीक उसी तरह से उसके पास जो है संयंत्र हमारे पास नहीं है, इसलिए परमाणु ऊर्जा का कम उपयोग करते हैं। तो जब उपयोग करना शुरू किया तो हमने कोयला और पेट्रोलियम की क्या कर दी, बचत कर दी। अब जैसे हमारे भारत में जितनी ही मात्रा में अभी उत्पन्न की जा रही है तो उसकी पूर्ति किससे होती थी पहले, कोयला से या पेट्रोलियम से। तो जब कोयला पेट्रोलियम, जब परमाणु ऊर्जा का हम लोग उपयोग करने लगे तो इसकी क्या होने लगी, बचत होने लगी, सीधी सी बात है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु शक्ति का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम को बचाने के लिए, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है, परंपरागत है, इसका भंडार सीमित है। लेकिन हमारे पास जो परमाणु शक्ति है उसका भंडार असीमित है, हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो इसकी संरक्षण के लिए, बचाव के लिए, यानी कोयला और पेट्रोलियम के बचाव के लिए हमने परमाणु शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब चलते हैं भारत के जो प्रमुख परमाणु केंद्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे बड़ी है तारापुर परमाणु केंद्र, या मुंबई के पास है। एक समय में एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। और यहाँ पर ना मैंने थोरियम से विद्युत बनाई जाती है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि जो तारापुर परमाणु केंद्र है उनमें किससे बिजली बनाई जाती है, तो थोरियम से। वहां पर याद रखिएगा 540 मेगावाट बिजली तैयार होती है। कितना, 540। महाराष्ट्र राज्य को दी जाती है, मैंने वहाँ के जो राज्य है ना, मतलब जो शहर है उसको यह बिजली देती है। लेकिन जानते हैं एक चीज़ इसमें खतरा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि परमाणु विद्युतगिरी में ना विस्फोट हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। आपने सुना होगा कि रूस के चेरनोबिल में एक गड़बड़ी हुई जिसके कारण, विस्फोट के कारण लाखों लोग मारे गए। वहाँ पर परमाणु विद्युतगिरी में ही ये विस्फोट हो गया। तो थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है, लेकिन सस्ता विद्युत क्या पड़ती है, सस्ता। कोयला और पेट्रोलियम से जितना हम लोग विद्युत तैयार करते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में इससे होती है, जो हमारी रसायन है उससे। लेकिन इसमें ना खास करके बिजली भी सस्ती भी बनती है, तो ज़्यादा मात्रा में बनती है और सस्ती भी बनती है। लेकिन एक समस्या है इसके साथ कि परमाणु विस्फोट जब हो जाती है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। चलिए छोड़िए, तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि तारापुर परमाणु विद्युतगिरी कहाँ है, तो याद रखिएगा मुंबई। कहाँ है, या आपसे ये भी कह सकता है कि भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो परमाणु विद्युतगिरी है वो कहाँ है, तो याद रखेंगे तारापुर मुंबई में। किसी को दिक्कत, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो थोरियम का। दूसरा हमारा है जो परमाणु विद्युतगिरी, उसका नाम है रावत भाटा राणा प्रताप सागर, या इसको आप ऐसे या करके लिख देंगे, रावत भाटा ही पूछेगा, राणा प्रताप सागर विद्युतगिरी नहीं पूछता है, पूछता है आपसे रावत भाटा परमाणु विद्युतगिरी। तो यह राजस्थान के कोटा के पास चंबल नदी के स्थित है। याद रखेंगे ये कहाँ है, राजस्थान में। तो आपसे इसके बारे में विशेष पूछेगा नहीं, सीधी ऑब्जेक्टिव में ये सब रहता है कि रावत भाटा परमाणु विद्युतगिरी कहाँ है, तो याद रखेंगे राजस्थान में। ठीक है। दूसरा है कल्पकम, तो ये कहाँ है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में, ककरापारा सूरत में, कैगा कर्नाटक में, और कुंडलकुलम जो है वह केरल में पाई जाती है। यानी हमारे भारत में कुल कितने परमाणु विद्युतगिरी हैं, तो 7 हैं। अब इन चीजों को अगर गौर करके देखिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखिएगा, तो एक तो महाराष्ट्र में देख ली, पहला मुंबई। अब देखिए रावत भाटा है राजस्थान में, और राजस्थान में है कोई क्या, नहीं है। चलिए केरल में देखिए एक है कुंडलकुलम, अब केरल में कोई नहीं है। देखिए एक गुजरात में है, यहाँ पर नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के सब राज्य में एक ही है। एक गुजरात में हो गया, एगो हो गया कर्नाटका में, एगो हो गया केरला में, एगो हो गया उत्तर प्रदेश में, एगो तमिलनाडु में, एक राजस्थान में और एक महाराष्ट्र में। खास करके हमारे बिहार में नहीं है। अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम। क्या हुआ, चलिए हो गया क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अभी जो ताप विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कोयला के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि हमारे भारत में जो परमाणु विद्युतगिरी है ये क्यों लाई गई,
क्योंकि हम लोग कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमने परमाणु विद्युत गृह शुरू किया, जिनमें सबसे पहले हमने महाराष्ट्र के तारापुर में एक लगाया, इसके बाद रावतभाटा यानी राजस्थान में, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के नरोड़ा, कुंडकुलम केरल इत्यादि में हमने कई परमाणु विद्युत गृह, और कुल मिलाकर के हमारे देश में कितनी है तो 7 हैं। कहाँ कहाँ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं हम लोग ताप विद्युत के बारे में। हमारे देश की बात अगर करें, खास करके भारत में करेंगे, तो हमारे यहाँ कई तरह से विद्युत तैयार की जाती है। देखो, एक ताप विद्युत हो गया, एक जल विद्युत हो गया, एगो परमाणु विद्युत गृह समझ गए, इसके अलावा और सारे हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए ताप विद्युत सबसे ज्यादा है। समझते हैं इसके बारे में। ताप विद्युत कोयला को जलाकर गर्म करके वाष्प बनाया जाता है, जिसे विशेष प्रकार के टरबाइन से प्रवाहित किया जाता है, जिससे दबाव से विद्युत उत्पन्न होती है। जैसे अभी हमने बताया, अभी आपको समझाया कि जैसे हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, बरौनी में ही क्या है कि ताप विद्युत केंद्र है, यानी थर्मल पावर उसको कहते हैं। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे ट्रेन से जो है ना कोयला आती है, और ट्रेन की पटरियां लग जाती है, उसका बॉडी को खोल दिया जाता है, कोयला नीचे गिरी, तो अब उसको उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ना इतनी आधुनिक मशीन सब लगा दी गई है। जैसे खोलेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए पटरियां ये लगी हुई है, इस पर ट्रेन खड़ी है, तो उस सब कोयला ना इसके पटरी के नीचे ऐसे ऑटोमेटिक गिर जाएगी। वहाँ से बॉडी से निकला थी कोयला, अब पटरी पर से होते हुए नीचे उतर गई है, ऐसे नीचे उतर गया, और नीचे एक पट्टी लगी हुई है, मतलब फीता वाला पट्टी, कोयला ऊपर गिरती गई, और वो धीरे 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 ऑटोमेटिक यहाँ से अपने आप जो है वह चूर्ण मशीन में चली गई। और चूर्ण मशीन में हो करके माने कोयला को अब उठाने की जरूरत है, मजदूर को छूने की जरूरत नहीं, इतनी आधुनिक मशीनें लगाई गई है। बस यहाँ से चूर्ण बन करके और डायरेक्ट जो है ना पट्टी पर वो चली गई, और वहाँ से चूर्ण बन गई, स्टॉक हो गई। अब उसको ना भेजा जाता है कहाँ पर, ताप विद्युत जहाँ जलती है, एक बड़ी बड़ी मशीन रहती है, जैसे मान लीजिए ऐसे मशीन रहती है, इस मशीन में वह जाती है और वह जलना शुरू करती है। जैसे जलेगी तो ऊपर ना पानी रहती है, टंकी समझिए एक तरह से, इसमें पानी भरी हुई है। ये जब जलेगी कोयला ना, तो ये पानी गर्म होगी, गर्म होती है ना, तो इससे क्या बनेगी भाप, और भाप को ना इस छोटी छोटी मशीनों में, मतलब उसको समझिए पाइप में उसको प्रवाहित कर दिया जाता है ऐसे ऐसे। अब यहाँ से गैस सब निकलना शुरू किया, भाप ऐसे ऐसे जा रही है, और इसमें ना ऐसे धीरे धीरे नहीं जा रही है, वो पूरा प्रेशर के साथ जाती है, और जब जाती है तो इसमें विशेष प्रकार के वहाँ पर टरबाइन लगी होती है, टरबाइन से वो प्रवाहित होती है। टरबाइन जैसे प्रवाहित करती है ना, तो वो क्या करती है, वहाँ पर दबाव उत्पन्न करती है, जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होती है। जितना जल्दी बता दिए उतना जल्दी होता नहीं, उतनी आसान होती नहीं है, लेकिन एक तरीका है वहाँ पर कि इसी तरह से, यानी कि कोयला को जला करके पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। जैसे अभी आप परमाणु देख रहे हैं ना, परमाणु विद्युत गृह, उसमें भी वही होती है कि बस यहाँ कोयला से गर्म किया जाता है पानी को, वहाँ पर किसको गर्म किया जाता है, परमाणु से, क्योंकि यूरेनियम और थोरियम जब टूटती है ना, तो उससे विपुल मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और वही ऊर्जा से ना पानी गर्म होता है, और पानी के भाप बनने से बिजली बनती है। तो सेम कहानी यहाँ भी होता है, कोयला को जला करके भाप बनाया जाता है। अब परमाणु विद्युत गृह जो हम लोग पहले पढ़े हैं, जैसे तारापुर में है, नरोड़ा में है, उसमें परमाणु का काम किया जाता है, यूरेनियम या थोरियम तोड़ी जाती है, और उसी से ना बिजली तैयार की जाती है। चलिए, तो इतना सा समझ गए। अब हम लोग भारत में जो ताप विद्युत केंद्र है उसके बारे में थोड़ा सा अगर गौर करिएगा, तो 1997 भारत में ताप विद्युत का उत्पादन 64,000 मेगावाट था, लेकिन अगर वहीं बात करेंगे 2010 में, तो 704 मेगावाट हो गया। देखिए, अब 1997 की बात करते हैं, 1997 यानी 2000 की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये 64,000 मेगावाट। इसी तरह से और देखेंगे तो धीरे धीरे ना इसमें काफ़ी हम लोग बढ़ोतरी किए हैं, यानी हमारे यहाँ ना विद्युत की उत्पन्न करने की जो क्षमता है वह तेजी से बढ़ाई गई है। अब इसका काम कौन करती है, तो याद रखिएगा, जो ताप विद्युत का काम है वो करती है एनटीपीसी। एनटीपीसी जैसे हमारे बिहार में जो बाढ़ है, यानी हमारी जो समस्तीपुर जिला है, ठीक जब आप कभी जाएंगे ना गंगा जाएंगे, तो सिमरिया के आसपास जाएंगे, या मान लीजिए उधर, तो उस पार में देखिएगा ना बहुत सारा बिजली की एकदम रोशनी चमकते रहती है, तो वो क्या है, एनटीपीसी का क्षेत्र है, जहाँ पर हमारे गांव के लोग भी काम कर रहे हैं। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी को क्या कहते हैं हम लोग, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये ताप विद्युत केंद्र का काम करती है, माने इसी के जिम्मे जो है ना उत्पन्न करने की जिम्मेवारी रहती है। भारत में अभी 325 से अधिक ताप विद्युत केंद्र है। अब देखिए 325 है, जिसमें बिहार में कितने हैं,
3 जो हम लोग पढ़े थे पीछे, तो हम लोग बता ही दिए थे उसके बिहार में कौन कौन। तो एक है बरौनी जो बेगूसराय में पड़ती है, दूसरा है एक मुजफ्फरपुर के कांटी में, और तीसरा है भागलपुर के कहलगांव में। ये बिहार वाला पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे भारत में अभी तक कितना है, 325। अब देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जल विद्युत के बारे में, तो जल विद्युत हमारे यहाँ बहुत कम था, 10-12 गो नदियाँ मुख्य रूप से है, वहाँ से हम लोग बिजली तैयार करते हैं। अभी परमाणु विद्युत केंद्र के बारे में पढ़े तो कुल मिलाकर के कितने थे, 7 थे। लेकिन ताप विद्युत केंद्र 325। अब इतना केंद्र है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे यहाँ बिजली ज्यादा किससे उत्पन्न की जाती होगी, ताप विद्युत। यानी पूरे भारत में जितनी बिजली खपत होती है उनमें सबसे ज्यादा हम लोग किसका उपयोग करते हैं, देश का 63% बिजली इसी से प्राप्त होती है। याद रखिएगा कितना प्रतिशत, 63 है। तब भारत में ताप विद्युत केंद्र कितने, 325। कितना विद्युत देती है वह देश को, तो 63%। इसका नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखेंगे एनटीपीसी। ताप विद्युत केंद्र का नियंत्रण कौन करता है, एनटीपीसी। चलिए इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अभी आप पढ़ रहे थे कि हमारे देश में परमाणु विद्युत गिरी, इसके अलावा ताप विद्युत गिरी के बारे में पढ़ा कि हमारे देश में कितनी है, तो 325। और अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग जल विद्युत के बारे में देखते हैं कि जल विद्युत हमारे यहाँ तैयार की जाती है, वो भी कितनी मात्रा में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। देश में जल शक्ति 4 करोड़ किलोवाट से अधिक है। यानी हमारे देश में जल विद्युत केंद्र की अगर बात करेंगे तो वहां से जो बिजलियां तैयार की जाती है वो कितना, लगभग 4 करोड़ किलोवाट, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ तैयार की जाती है। जिनमें कांगो है, रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद 5वें स्थान पर है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर जल विद्युत तैयार की जाती है तो किन देशों में, तो नंबर 1 है कांगो, दूसरे नंबर पर आती है रूस, तीसरे नंबर पर है कनाडा, चौथे नंबर पर है अमेरिका, और 5वें नंबर पर भारत भाई है। ठीक है, यानी भारत देश जल विद्युत के क्षेत्र में कितने नंबर पर है, 5वें नंबर। कितना मेगावाट बिजली तैयार करती है वह, तो किलोवाट की बात करते हैं, 4 करोड़ किलोवाट तैयार करती है। अब चलिए भारत का सबसे पहला अगर जल विद्युत केंद्र की बात करेंगे तो कर्नाटक में एक था शिव सुंदरम नामक, जहां 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया था पहला जल विद्युत केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कौन था, तो याद रखेंगे शिव सुंदरम। कहाँ स्थापित की गई थी, तो कर्नाटक में। कब किया गया था, तो 1902 में। ठीक है, इसके अलावे ना धीरे धीरे हमारे देश में बहुत सारे जल विद्युत केंद्र हुए, जिनमें दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे रिहंद परियोजना, कोशी परियोजना, सतलुज परियोजना, पेरियार हैं, और कितने हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे भारत में लगभग बहुत सारे भी बनाई गई उसके बाद से, लेकिन सबसे पहला याद रखिएगा। और इसकी चर्चा तो हम लोग पीछे कर ही चुके हैं, इसलिए उसके बारे में विशेष अभी चर्चा यहाँ होगी नहीं। अब चलेंगे हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में। अभी तक चल रहा था परंपरागत स्रोतों में, जैसे हम लोग कोयला की बात कर रहे थे, चाहे वो परमाणु गिरी है, वो भी हमारे लिए परंपरागत ही है, क्योंकि मतलब है तो आधुनिक, लेकिन उसका भी भंडार हमारे यहाँ क्या है, सीमित है। यूरेनियम हो या थोरियम हो, प्लेटिनियम हो, वो भी हम लोग कितनी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसका भंडार तो सीमित है। लेकिन अब जो हम लोग उपयोग करेंगे ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, इसका भंडार बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ विपुल मात्रा में है। कितनों उपयोग करेंगे, कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। अगर जिस दिन वो खत्म हो गया, समझिए हम भी खत्म हो जाएंगे। तब कहिएगा कैसे सर जी, तो चलते हैं ना, देखते हैं। देखिए, ये पवन ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा है, सूर्य, भूताप, जैव पदार्थ, गोबर इत्यादि शहर के कचरे से भी विद्युत बनाई जाती है। देश में 95,000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। यानी हमारे देश में 95,000 मेगावाट बिजली तैयार करने की क्षमता जो है किसके पास है, गैर परंपरागत स्रोतों के पास है। इतनी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हो रहा है। अब चलिए, उनमें सबसे पहला है, याद रखिएगा, पवन ऊर्जा। अब देखिए पवन ऊर्जा क्या है, तो आप गौर करके देखिएगा, खास करके जैसे जो खाली जगह होती है जहां, तो वहां हवाएं तेज चलती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पीछे कृषि वाला में हम लोग पढ़े थे कि जहां हवा से मिट्टी को उड़ा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यानी उसको मृदा अपरदन कहते थे। तो उस जगह पर हम लोग पट्टिका कृषि कहते हैं। तो एक जगह खेत,
फिर एक जगह वन, फिर खेत, फिर वन, ऐसे करके लगाते हैं तो हवा की गति क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल ही खाली रहेगा तो वहाँ हवाएं तेज चलती है। जब कभी आप गंगा किनारे गए होंगे तो देखिएगा ऐसे मौसम में भी हवाएं वहाँ तेज चला करती है, या अपने खेत के उधर चौर की तरफ जाइएगा तो वहाँ भी हवाएं तेज चलती है। तो जहाँ हवाएं तेज चलती है उस जगह पर ना पवन ऊर्जा केंद्र लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी टावर लगाई जाती है, बड़ी बड़ी टावर लगा दी जाती है। और हमारे थंबनेल में भी देखे होंगे पवन ऊर्जा का, ऐसे करके वहां पर फिरकी लगा दिया जाता है। फिरकी समझ रहे हैं ना, जिसको आप कहते हैं घिरनी, तो घिरनी लगा दिया जाता है। अब वो जब नाचते हैं ना तेजी से, तो तेजी से नाचते हैं तो नीचे उसके मोटर भी घूर्णन करने लगते हैं, उसमें फीता लगी होती है। जैसे फिरकी नाचेगी तो नीचे क्या नाचेगी, मोटर। अब मोटर जब नाचेगी ना तब मोटर क्या तैयार करती है, बिजली, ठीक है ना। तो इस तरह से खास करके ये कहाँ लगाई जाती है, जहां पर पहाड़ी इलाका है, दुर्गम स्थान है, जहां पर हम लोग ताप विद्युत भी नहीं लगा सकते, जल विद्युत वहां पर नहीं है, वहां पर परमाणु केंद्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वहां पर पवन ऊर्जा का उपयोग। अब जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है जहां पर 150 घर है, अब वहां पर बिजली तक पहुंचाने के लिए थोड़ा दुर्गम स्थान हो जाता है, तो वहां पर हम लोग थर्मल पावर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि थर्मल पावर लगाने में बहुत ज़्यादा खर्च आती है, उतना वहाँ पर बिजली खपत नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या भाई, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वहाँ पर लगाते हैं कौन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब समझिए कि हवाएं चलती रहेगी, बिजली बनती रहेगी, ठीक है ना। और इसकी गति कम से कम कितना होना चाहिए, याद रखेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हवा की चाल कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तब बिजली तैयार करती है। अगर उससे कम जाएगी ना तब विद्युत, हाँ उससे ज़्यादा रहेगा तो और बढ़िया है, तो खूब एकदम अच्छा से चलेगा। लेकिन अगर उससे कम हो जाए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर पवन की चाल कम हो जाएगी तब फिर बिजली तैयार नहीं करेगी। समझ में आई। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की सीमाएं, यानी पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, तब 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ गए। अब गौर करके देखिए कि पवन यानी हवाएं अगर जिस दिन रुक जाएगी, क्या हम लोग जी पाएंगे, हवाएं अगर ना रहेगा तो हम लोग जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो पवन ऊर्जा जो है ना, वो परंपरागत नहीं गैर परंपरागत है, और इसका उपयोग हम लोग शुरू किए हैं अभी, और अब भविष्य में इसका उपयोग हम करते रहेंगे। जब तक हवाएं रहेगी तब तक उपयोग चलती रहेगी। अच्छा, अब चलते हैं, दूसरा हमारा है ज्वारीय ऊर्जा। ध्यान देंगे। अब ये ज्वारीय ऊर्जा क्या है, तो ज्वार का मतलब समझ रहे हैं ना, कि समुद्र में उठती है ज्वार भाटा, समुद्र में उठती है। अच्छा, ज्वार भाटा कहते किसको है, ज्वार भाटा कहते किसको है, कोई पूछ दे आपसे, देखिए तो समुद्र के पानी में ना लहरें उठती है। देखिए समुद्र की पानी ऊपर उठती है और आगे बढ़ती है तो उसको कहते हैं हम लोग ज्वार, नीचे गिरती है पीछे लौटती है तो उसको कहते हैं भाटा। तब पीछे वाला से काम नहीं चलता है। ये जो ज्वारीय ऊर्जा जो है ना, उसमें समुद्र की पानी जब ऊपर उठती है ना तेजी से, तो वहाँ पर टरबाइन लगी होती है और वो पानी को क्या करती रहती है, मतलब टरबाइन चलाती रहती है पानी जो है ना समुद्र का। तो समुद्र से हम लोग ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, समुद्र के पानी में। तो वहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है और जैसे जैसे उसकी लहरें उठती रहती है, टरबाइन चलती रहती है, बिजली तैयार होते रहता है। लेकिन ये सब ना कम मात्रा में, इससे हमारा बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं चल सकता है, बड़ी बड़ी हमारी उपकरणें नहीं चल सकती है। तो ऐसी स्थिति में ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग बहुत कम होता है, कम कम घरों में, कहीं कहीं। अब देखिए हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, समुद्र से हमारी दूरी बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। जो समुद्री इलाके के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, वो कम मात्रा में विद्युत तैयार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ज्वारीय ऊर्जा का। तो वो लोग आराम से कर सकते हैं। अब अगला है सौर ऊर्जा। इसका तो उपयोग हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा है भाई, एकदम विशाल भंडार है। खास करके अगर भारत की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा के लिए तो हमारा देश एकदम बड़े परफेक्ट है। अब कहेगा सर परफेक्ट कैसे है, तो समझो। खास करके अगर तुम देखोगे, अगर भारत का मैप देखोगे, तब बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा का मतलब हुआ कि ये जो एरिया है ना उसका, इस पर ताप एकदम खूब चमकता है, यानी सूरज जो है ना खूब चमकता है। अब जैसे ही सूरज चमकेगा, यानी तेज रोशनी सूरज की रहेगी, तो समझिएगा कि सौर ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठंडा के दिनों में जैसे अपने घर में सौर प्लेट उलेट होता है, हुआ बल्ब जलने वाला, ज़्यादा वाला तो उपकरण नहीं है, छोटे छोटे उपकरण है जिसमें बल्ब जलता है या छोटा छोटा जो है काम करता है प्लेट। तो वैसी स्थिति में देखिएगा जो ठंडा के दिनों में या जो बरसात के दिन रहते हैं, उसमें उसका चार्जिंग कम होता है, तब बल्ब कम रोशनी देती है या ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। लेकिन गर्मी के दिनों में खासकर देखोगे कि जितना धूप में रखोगे तुरंत वो चार्ज हो जाता है, पूरा फुल बैटरी दिखाता होगा, एकदम बैटरी फुल हो गई। अब देखिए सौर ऊर्जा कैसे काम करती है। तो एक प्लेट लगी रहती है
उसमें सिलिकॉन लगी होती है। इसमें क्या लगी रहती है? सिलिकॉन लगी होती है। और ये सिलिकॉन जो है वह क्या करती है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। सौर ऊर्जा को किस में बदल देती है? रासायनिक ऊर्जा में। और इसको बैटरी में जमा कर देती है। ठीक है। और इसी बैटरी, क्योंकि सौर प्लेट डायरेक्ट काम नहीं करती है, चाहे वो बड़का बड़का जो छत पर देखे होंगे लगा हुआ सौर प्लेट, तो वो भी डायरेक्ट नहीं काम करती है, उसमें भी बैटरी ही लगी रहती है। हाँ, ये होता है कि जैसे हम लोग बड़ा प्लेट लगाते हैं तो बड़ी वाली बैटरी लगाते हैं, उसमें एक साथ 10-5 बैटरी जोड़ देते हैं, तो 2 kV 3 kV मेगावाट का बिजली तैयार कर लेते हैं। ये अलग सी बातें हैं, लेकिन वहाँ पर बैटरी ही काम करती है, ना कि प्लेट करती है। ठीक है। जैसे आप टावर देखते होंगे ना, बड़े बड़े टावर अभी हैं, तो जिसमें अब क्या होता है कि विद्युत से भी काम चलती है। पहले विद्युत नहीं था, जनरेटर था, जनरेटर के अलावे बैटरी थी, बैटरी से काम करती थी। उसमें अब लगा दिया गया है सौर प्लेट, सौर प्लेट और बड़ी बड़ी बैटरी लगा दी गई है। अब बैटरी से ही चार्ज होता है और जो टावर है वो चलती रहती है। तो सौर ऊर्जा में भी वही कहानी होती है। ये एक प्लेट रहेगी, इसमें सिलिकॉन रहती है, वो क्या करती है? सौर ऊर्जा को ऑब्जर्व करती है, उसको चेंज कर देती है रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा कहाँ जमा हो गई? बैटरी में। और बैटरी से हम लोग तार खींच करके विभिन्न उपकरणों में देते हैं, विद्युत तैयार करती रहती है। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं कि बैटरी क्या करती है? वो तो डीसी देती है पॉइंट, और उसको फिर जो इन्वर्टर है वो चेंज कर देती है। सब फिजिक्स की चीज़ें हैं, फिर देखेंगे वहाँ पर। तो वो क्या कर देती है? चेंज कर देती है, एसी में बदल देती है, फिर हम लोग उसका उपयोग करते रहते हैं। तो ये सौर ऊर्जा समझ गए। अब चलिए, हमारे भारत में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में क्या है भाई? कर्क रेखा। और कर्क रेखा होने के कारण यहाँ पर सूरज तेज चमकती है। तो तेज चमकेगी तो हमारे यहाँ इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, यानी भविष्य में आने वाले समय में हम इसका उपयोग खूब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो समझ गए। अब चलते हैं, अब समझिए गौर करके कि अगर मान लीजिए सूरज खत्म हो जाए तो क्या हम लोग जी पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। सूरज जिस दिन खत्म हो जाए तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कर देगी? बंद कर देगी। अच्छा, 1 आध साल तक चल सकते हैं हम लोग, नहीं अंधेरा में रह सकते हैं रहेंगे अंधेरा में? 1 आध साल कैसे रहेंगे भाई? बड़ा समस्या है, 5 दिन 10 दिन नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी चलिए, भोजन 1 आध साल तक चलेगा, जो उत्पादन हो गया है सो तो रहेगा। लेकिन अभी जो पौधे हैं उसके बाद वो वृद्धि विकास बंद। सूरज की रोशनी नहीं रहेगी तो पौधा कैसे होगा? अब पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे क्या भाई? तो समझ रहे हैं कि सौर ऊर्जा नहीं रहेगी तो फिर हमारा जीवन खत्म। चलिए आगे, भूतापीय ऊर्जा क्या है? सोच समझिए। देखिए, नाम है भूतापीय, यानी धरती से हम लोग विद्युत तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, ये धरातल है, इसमें 2 किलोमीटर गहराई, याद रखिएगा 2 किलोमीटर गहराई है ना, में हम लोग क्या करते हैं? बोरवेल करके इसमें संयंत्र लगा देते हैं, मशीन। अब ऊपर के तापमान और नीचे के तापमान में 20 डिग्री का अंतर रहता है, याद रखिएगा। कितना का अंतर? 20 डिग्री का। जैसे अंतर वहां पर आएगी तो ये जो है ना 20 डिग्री का अंतर रहेगा, तो मतलब वहां पर मशीन लगी रहेगी, तो वही ताप को वह किस में बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में। किस में बदल देगी? विद्युत ऊर्जा में। और इसी का उपयोग जो है वो हम लोग मशीन द्वारा कर लेते हैं। यानी कि समझिए ऐसे कि ऊपर का तापमान मान लीजिए अभी 10 डिग्री है, सपोज दैट, समझिए। और जैसे जैसे नीचे गहराई में जाइएगा ना तो मिट्टी गर्म रहती है, यानी मिट्टी नीचे का तापमान ज्यादा रहता है। तो नीचे जब आ जाएगा 30 डिग्री तापमान, तो वहां पर जाकर के उस मशीन को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब मिट्टी को ढक दिया गया, यहाँ से तार निकाल लिया गया, समझिएगा, कल्पना कीजिए, निकाल लिए, उसको ले गए अपने घरों में। अब वहां पर ना ये मशीन अब काम करना शुरू करेगी, करेगी। तो ये क्या करेगी? जैसे विद्युत तैयार करेगी तो तार द्वारा हमको हमारे घर में अपना विद्युत जल जाएगी। तो इसको कहते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा। इसी तरह से महासागरीय ऊर्जा भी को प्राप्त होती है। एक तो हम लोग देखे ज्वारीय ऊर्जा, और दूसरा हम लोग क्या देखे हैं? महासागरीय ऊर्जा देखे हैं। ध्यान देंगे, तब महासागरीय ऊर्जा में भी क्या होता है? वही कहानी होती है कि समुद्र तल में, ध्यान देंगे, जो समुद्र तल है ना, तो समुद्र तल में भी वही कहानी होती है कि ऊपर और नीचे के गहराई में तापमान का अंतर कितना रहता है? 20 डिग्री। वहां पर संयंत्र लगा करके बिजली तैयार किया जाता है। तब भूतापीय ऊर्जा समझ गए। लेकिन ये सब ना हमारे यहाँ बहुत कम। अब आप लोगों के मन में आता होगा, चलिए तो समझ गए भूतापीय ऊर्जा। अब ध्यान देंगे, अब देखिए तानिया कह रही है कि सर जी तो एक बड़ी बढ़िया काम है कि हम लोग भी क्या करेंगे? मशीन खरीद के ले आएंगे, अपना घर के सामने ही गड्ढा खोद के धरती से। लेकिन इसका उपयोग ना बहुत सीमित मात्रा में है, अभी हमारे यहाँ इसका उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू कर दिए हैं।
पवन ऊर्जा का उपयोग शुरू कर दिए हैं। ज्वारीय ऊर्जा तो समुद्री क्षेत्रों के लिए है, हम लोगों के लिए भूतापीय ऊर्जा है, लेकिन इसका उपयोग हमारे यहाँ भी शुरू नहीं हुआ है। अब चलते हैं बायोगैस। देखिए बायोगैस संयंत्र ना हमारे देश के लिए तो और भविष्य है, और ये ना एकदम अच्छा साधन है, इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि के साथ साथ पशुपालन है, तो पशुपालन के क्षेत्र में तो हम लोग आत्मनिर्भर हैं ही। तो चलिए, अब बायोगैस के लिए जो मुख्य कच्चा पदार्थ वो क्या है? पशु का अवशेष, गोबर, मल मूत्र, उसी का। अब क्या किया जाता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी धरातल है, अब इस धरातल में क्या किया जाता है, एक चेम्बर बना दिया जाता है गोल करके, ऐसे ईंट का समझिए एक तरह से, जिसको आप कह सकते हैं कुआं। क्या कह सकते हैं? कुआं। इसके बगल में दो छोटे छोटे घर बना दिए जाते हैं, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम लोग गोबर और पानी इसमें डाल देते हैं। डाल दिए, अभी 1-2 दिन छोड़ दीजिएगा, तो जो गोबर और पानी है ना, दोनों मिल जाती है, इसको कहते हैं हम लोग गारा। क्या कहते हैं? गारा। अब जब मिल जाएगी ये, तो इसको ना एक मतलब नली के द्वारा इसमें भेज दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग पाचित। क्या कहते हैं? पाचित। हो गया। अब जब इसमें भेज दिया जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाता है, 2-4 दिन जब छोड़िएगा ना, तो इससे अब ना वो गोबर से ना गैस बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं या बायोगैस कहते हैं। ठीक है, और इसके एकदम पूरा सील लगी रहती है ऐसे करके, समझिए। और इसमें एक बर्नर लगी होती है, बर्नर पाइप, समझिए। अब यहाँ से हम लोग पाइप द्वारा नली कर लेकर खींच करके, अब या तो आप ले जाएंगे, वो मेंटल जला करके आप रोशनी पा सकते हैं, या घर के चूल्हे में लगा करके उसको खाना बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी ये बायोगैस से आप रोशनी भी पा सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं। अब जब ये ऊर्जा देना बंद कर देती है, तो इसको क्या किया जाता है, निकाल करके इसमें डाल दिया जाता है, यानी इसके अवशेष को। तो गोबर भी अब हो गया, तो अब ये जो अवशेष कचरा गया तो वहां चला गया, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसका उपयोग हम लोग खेत में कर लेंगे। तो गोबर भी खत्म नहीं हुआ, गोबर का गोबर रह भी गया, और उससे हम लोग बिजली भी तैयार कर ली। अब देखिए, गोबर से हम लोग गोईठा बना लेते हैं, अपने यहाँ बनता है, तो उस गोईठे का उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। तो चलिए, धुआं भी ज्यादा, सुनिएगा, धुआं भी ज्यादा देती है, उसके बाद उसका उपयोग ना हम लोग नाइट्रोजन के रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अब अवशेष हो जाती है, राख हो जाती है, उतना हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं रहता है, लेकिन रहता है। तो बायोगैस के बारे में समझ गए कि बायोगैस में गोईठा से बढ़िया है कि बायोगैस। देखिए, गोबर का गोईठा तैयार किया तो हमने उसमें तो ईंधन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद अवशेष हमारे खेत के लिए उपयोगी नहीं हुआ, और धुआं भी ज्यादा हुआ, प्रदूषण भी ज्यादा हुआ। अब बायोगैस अगर लगा देंगे तो उस गोबर से गैस भी प्राप्त हो गया, तो उससे हमारा खाना भी बन गया, बिजली भी तैयार हो गया, और गोबर का गोबर बच भी गया, फिर उसको हम लोग खेत में डाल भी सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो हमारे यहाँ भारत में अगर बायोगैस की बात करेंगे तो सबसे अच्छा भविष्य है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर गोबर की कभी कमी नहीं होगी। क्लियर है? तो बायोगैस लगाना चाहिए। ताप विद्युत केंद्र की जगह पर, या मान लीजिए हम लोग जहाँ पर जल विद्युत तैयार कर रहे हैं या और सारे, तो वहां पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे? अगर बायोगैस करेंगे तो कुछ हद तक हमारी समस्याएं दूर हो जाएगी। चलिए, तो अब ये पढ़ रहे थे आप लोग, क्या पढ़ रहे थे? गैर परंपरागत स्रोत के कुछ ऊर्जा स्रोत, जिनमें पवन, ज्वारीय, सौर, भूतापीय और बायोगैस। जिनमें सबसे भारत की बात करेंगे तो भारत में 3 का तो सबसे बड़ा स्रोत है, एक पवन है, एक सौर है और एक बायोगैस है। तो बायोगैस के लिए तो भविष्य अच्छा है ही, सौर के लिए भी अच्छा है ही, और ज्वारीय के लिए भी अच्छा है। तो काहे लगी भाई? क्योंकि समुद्र 3 ओर से समुद्र से घिरा, सॉरी, भारत जो है 3 ओर समुद्र से ही घिरा हुआ है, तो ज्वारीय ऊर्जा तुम पा ही सकते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, खनिज और ऊर्जा संसाधन का संरक्षण। गौर करिएगा, खनिज हमारे लिए इतनी जरूरी की चीज है नहीं। अभी हम लोग कोयला से बिजली बनाए, फिर थोरियम यूरेनियम से बिजली बनाए। अगर गौर करिए, अगर ये सब चीज ना हो हमारे यहाँ, तब क्या होगा? क्या हम लोग ज्वारीय ऊर्जा से काम चल जाएगा? सौर ऊर्जा से काम चल जाएगा अभी के समय में? तो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं चल सकता है। तो इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है, ताकि आने वाले समय में हम इसका उपयोग करते रहें। तो चलिए, इसके लिए खनन से वस्तु निर्माण तक बर्बादी को रोकना होगा। पहला काम क्या करना होगा कि देखिए, पहले हम लोग पढ़े थे कि आज़ादी से पहले हमारे देश में जो कोयला उत्पन्न की जाती थी, उसमें पुराने यंत्र से, हाथों से खनन किया जाता था, अधिकांशतः बर्बादी हो जाता था, खाने में आग लग जाता था बहुत। तो ऐसी स्थिति में बर्बादी ज़्यादा होती थी।
तब बाद में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो इसको भारत सरकार अपने अंदर ले लिया, कोयला मंत्रालय के अंतर्गत। अब वो क्या किया, कोयला को उत्पन्न करने में इस सब चीज़ को बंद कर दिया। बर्बादी वहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ। तो निर्माण से लेकर के उसको माने निकालने से लेकर निर्माण तक, माने पूरा उपयोग तक बर्बादी न हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबर अगला, विरल या कम खनिज जो है उसका विकल्प खोजिए। कहने का मतलब जो खनिज हमारे यहाँ कम है तो उसका विकल्प खोजिए। जैसे अभी देखिए कोयला हमारे यहाँ है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उपयोग भी तो बहुत ज्यादा है, तो उस पर निर्भर तो नहीं रहा जा सकता है ना। तो इसके लिए हमने विकल्प खोजना शुरू किया। कोयले का हमने क्या खोजना शुरू किया, विकल्प खोजना शुरू किया। उसके लिए हमने खोजा परमाणु विद्युत गृह, उसके लिए हमने सौर ऊर्जा खोजा, उसके लिए हमने पवन ऊर्जा खोजा, बायोगैस खोजा। ये क्या है, विकल्प तो है। तो जिस खनिज कम मात्रा में है या विरल मात्रा में है तो उसका क्या खोजेंगे हम लोग, विकल्प खोजेंगे। इसके अलावा पुनः चक्रण, जिससे कम मतलब उपयोग उसको कम करेंगे और साथ साथ में उसका पुनः चक्रण करेंगे, तब भी हमारा खनिज का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा खनिज भी बचेगा, हम उसका उपयोग करते रहेंगे। चलिए इसके अलावा नए खनिज क्षेत्र का पता लगाना। जैसे हमारे यहाँ जो खनिज क्षेत्र है, जैसे देखिए जब देश आजाद हुआ था तो पेट्रोलियम के क्षेत्र में हमारा कितना स्थान था, नगण्य। हम एक जगह से उत्पन्न करते थे, केवल असम के डिगबोई से। फिर देश आज़ादी के बाद हमारी जो ऑयल मंत्रालय थी, यानी तेल क्षेत्र का जो सरकार काम करती थी, वो खोज जारी रखा कि भाई कहाँ कहाँ तेल है भारत में। तो खोजते 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 खंभात की खाड़ी गुजरात में गया तो वहाँ पर मिला। अंकलेश्वर में, बड़ोदरा में, अहमदाबाद में कई जगह तेल के कुएं खोदे गए, फिर वहाँ से तैयार किए हम लोग। तो 1973 में किए, 1973 से पहले। उसके बाद फिर खोजते खोजते वही रास्ते से आते आते आया था महाराष्ट्र, मुंबई में उसको मिला समुद्र में जा करके। तो 1974 से वहाँ से हम लोग तैयार किए। फिर कहा कि और कहीं होगा, 2 जगह मिला है, इसका मतलब और कहीं है। खोजते 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 तो कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे गया तो वहाँ मिला है विशाल भंडार, जहाँ रिलायंस कंपनी खुदाई जारी रखी हुई है। फिर वहाँ से खोजते खोजते घूम के फिर भारत में आ गया, इधर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर भी मिल गया। वहाँ पर 56,000 बैरल हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं अभी नहीं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में, फिर इधर। तो जैसे जैसे जारी हो रहा है ना, मतलब कहने का अर्थ है कि सरकार कह रही है या जो हमारी खनिज है, अगर वो क्षेत्र कम है तो उसको नया क्षेत्र पता लगाइए, ताकि खनिज ज्यादा दिन तक चलते रहे। और गैर परंपरागत के उपयोग से परंपरागत ऊर्जा की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है। और जहाँ पर हम लोग कोयला से बिजली तैयार कर रहे हैं, अगर वहीं पर हम लोग पनबिजली तैयार कर लें, वहीं पर सौर ऊर्जा तैयार कर लेंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। सस्ती भी होती है, प्रदूषण भी नहीं देती है क्या। तो कुल मिलाकर के हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्जा और शक्ति संसाधन के बारे में। उम्मीद है अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो सब लोगों को समझ में आया ही होगा। विशेष थोड़ी सी माइक बाधित हो गई है, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। विशेष के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।